ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जीआईटी में हम आज नेक्स्ट पैथोलॉजीज के बारे में जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? इट इज़ अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सम सिम्टम रिगार्डिंग लीवर डैमेज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर हेपेटोसाइट। इसको हम क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लेके इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हेपेटोसाइट्स, दैट इज नोन एज हेपेटाइटिस। मतलब लीवर के अंदर जो सेल्स है उसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है जी। ओके। हेपेटाइटिस से पहले देखें, अगर इसमें लीवर फंक्शन खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो लीवर सेल है वो फिर फंक्शन नहीं करते। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर? लीवर की फिजियोलॉजी क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है? पहले नंबर वन, लीवर हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड। ये डिफरेंट फूड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। ठीक है जी। नंबर वन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट फूड हो, प्रोटीन हो या लिपिड्स हो, सारे फूड के मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। नंबर टू, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन बिटवीन द मील। सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इन बिटवीन द मील ब्लड को हमने ग्लूकोज देना है, फॉर एग्जांपल कभी कभार हम फूड खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज को हम स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ये किसका काम होता है? लीवर का। और अगर हम 4 घंटे से 6 घंटे से खाना ना खाएं और बॉडी का जो अपना ग्लूकोज है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, तो फिर हमें कौन देता है? लीवर देता है। लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन पड़े होते हैं वो दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना इन वेल फिट कंडीशन। फिट कंडीशन का मतलब क्या है? जब हम ज़्यादा खाना खाए तो एक्सेस ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। लेकिन जब हम फास्टिंग स्टेट में जाए, मतलब हम भूखा हो, हमने खाना नहीं खाया हो और हमारे ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए, उस लो ग्लूकोज को पूरा करने के लिए हमने किसको तोड़ना होगा? ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना या ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनाना इन बिटवीन द मील, इस स्टेटस को रेगुलेट करने किसका काम होता है? लीवर का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, कन्वर्जन ऑफ फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन इनटू वाटर सॉल्युबल। बिलिरुबिन इनटू वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि लीवर का एक काम ये है कि ये फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन को किस में कन्वर्ट करता है? वाटर सॉल्युबल। ये भी हमने डिस्कस की है कि जब हीम की डिग्रेडेशन होती है, आरबीसी लाइसिस, द बिलिरुबिन प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, उसको हमने कन्वर्ट करना है वाटर सॉल्युबल में। और ये कन्वर्जन कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। बिकॉज लीवर कंटेन यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। कल हमने जॉइंटिस में जिक्र की थी। तो यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द लीवर कन्वर्ट फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन इनटू वाटर सॉल्युबल। तो अगर हेपेटाइटिस हो जाए पेशेंट को और उसमें लीवर सेल डैमेज हो जाए, हेपेटोसाइट, तो कैन दिस फंक्शन विल अकर? नो। तो पेशेंट को जॉन्डिस होगी कि नहीं? पेशेंट की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, सो देयर विल बी लॉस ऑफ एपिटाइट, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारे के सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। तो जितने भी हम फिर यहाँ पे पैथोलॉजीज पढ़ेंगे हेपेटाइटिस के अंदर, उसकी जो क्लिनिकल फीचर है वो हमें तब समझ आएंगे जब हमें नॉर्मल फंक्शन भी समझ आते हो। ठीक है। नंबर 4, इसका एक और काम है, इट कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। ये किसको? अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें? यूरिया। तो इट कन्वर्ट, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, अमोनिया इनटू
यूरिया। इसका मतलब ये है कि अमोनिया इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डिग्रेडेशन। जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो साइड बाय साइड क्या प्रोड्यूस होती है? अमोनिया। अमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक गैस फॉर द बॉडी। ये बॉडी के लिए टॉक्सिक गैस है, ठीक है। अमोनिया इज अ वेरी वेरी टॉक्सिक गैस फॉर द बॉडी। इट इज़ वेरी वेरी लाइट इन नेचर एंड इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। और अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ऊपर जाए इट कैन डैमेज द ब्रेन। इसलिए जब प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है तो उससे कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस होती है? अमोनिया। तो इस अमोनिया को बॉडी के अंदर लिस्ट टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड दैट इज कॉल्ड यूरिया। एंड यूरिया इज एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी बाय किडनी, ठीक है। लेकिन अगर लीवर डैमेज हो जाए तो ये कन्वर्जन नहीं होगी, तो फिर अमोनिया का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा एंड इट कैन लीड टू डैमेज इन दी ब्रेन। इसलिए लीवर प्रॉब्लम कैन डैमेज द ब्रेन ड्यू टू रेज लेवल ऑफ अमोनिया इन द ब्लड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखें, इसका एक और काम क्या क्या है? हेल्प इन कोआगुलेशन। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो लीवर का एक काम ये है कि कोआगुलेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन दी कोआगुलेशन। व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस इट एक्टिवेट विटामिन के। इसके अंदर विटामिन के की एक्टिवेशन होती है एंड देयर इज सम क्लॉटिंग फैक्टर इन विच विटामिन के डिपेंड। 2, 7, 9, 10 ये हमने पढ़े थे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स चाहिए और क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट है। तो याद रखें, आप लोगों को हिमेटोलॉजी में पढ़ाया था 2, 7, 9 and 10 these clotting factor are dependent on vitamin K। कि विटामिन के होगी तो ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो ब्लीडिंग हम आसानी से रोक सकेंगे एंड दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन। लेकिन अगर विटामिन के नहीं है तो ये क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करेंगे। लेकिन विटामिन के की एक्टिवेशन कहाँ पे होती है? लीवर के अंदर होती है। तो लीवर के अंदर ये एक्टिवेट होता है। इसलिए अगर विटामिन के एक्टिवेट हो गया लीवर के अंदर, बिकॉज इस विटामिन के को एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए इट इज कॉल्ड इपोक्साइड रिडक्टेज, ठीक है। इपोक्साइड रिडक्टेज इज द एंजाइम प्रेजेंट इन द लीवर विच हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ विटामिन के। और अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो फिर ये फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो इट विल हेल्प इन कोआगुलेशन। ये ब्लड को रोकने में हेल्प करेगी। तो अगर लीवर खराब है तो विटामिन के एक्टिवेशन नहीं होगी, ये फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे एंड देयर विल बी ब्लीडिंग ऑल द टाइम। ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग की कोआगुलेशन नहीं होगी क्योंकि विटामिन के इनएक्टिवेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और ये है कि इट प्रिवेंट एडीमा। लीवर का नेक्स्ट फंक्शन ये है कि इट प्रिवेंट एडीमा। एडीमा प्रिवेंट कर सकती है। अगर लीवर काम कर रहा है बॉडी के अंदर एडीमा के चांसेस कम होते हैं। इसका एक वजह है, एडीमा की चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ज़्यादा होता है या अनकोटिक प्रेशर कम होता है। अब अनकोटिक प्रेशर इज मेनली अप्लाइड बाय एल्ब्यूमिन, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है 80% अनकोटिक प्रेशर उसकी वजह से लगती है। कल हमने बात की थी ना, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से है, लेकिन अनकोटिक प्रेशर किस वजह से है? एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज बाय द लीवर। तो अगर लीवर काम कर रहे एल्ब्यूमिन बनेगा, वो अनकोटिक प्रेशर को स्ट्रांग बनाएगा एंड इट विल प्रिवेंट एडीमा। लेकिन अगर लीवर डैमेज है एल्ब्यूमिन ना होने की वजह से अनकोटिक प्रेशर वीक हो जाता है एंड इट विल लीड टू एडीमा। क्लियर है? तो इसलिए नॉर्मल लीवर प्रिवेंट एडीमा बाय सिंथेसाइजिंग इफेक्टिव अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये क्या बनाता है? एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन बनाने की वजह से अनकोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा और इससे एडीमा प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। So these are some of the normal function of the liver which is remembered for the exams, ठीक है। अब आते हैं हेपेटाइटिस की तरफ। हेपेटाइटिस इज नथिंग बट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर हेपेटोसाइट्स। हेपेटाइटिस के टाइप्स लेके, हेपेटाइटिस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस दो किस्म के हैं। हेपेटाइटिस को हम डिवाइड करते हैं दो ब्रॉड हेडिंग्स में। नंबर 1 infectious hepatitis, number 2 non-infectious hepatitis। non-infectious hepatitis
these are the two types of hepatitis. Inflammation of the liver cell which is due to some infection या microbial organism that is called infectious. और ऐसा liver inflammation जो इन्फेक्शन की वजह से ना हो उसको क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। इसके नीचे लिखे हेपेटाइटिस is due to some infection, or infection is always caused by microbial agent, microorganism, for example viruses वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे लिखे हेपेटाइटिस which is due to non-infectious causes, non-infectious causes, that is called non-infectious hepatitis। मतलब वो हेपेटाइटिस जो किसी इन्फेक्शियस काज की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से हो, वो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। और ऐसा हेपेटाइटिस जिसमें इन्फेक्शन का रोल ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसका मतलब फॉर एग्जांपल वायरसेस, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस आर वायरस इन्फेक्शन। सो डिफरेंट वायरसेस आर देयर व्हिच कैन कॉज डिफरेंट हेपेटाइटिस। कभी कभार देखिए फॉर एग्जांपल HAV स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस ए वायरस कैन कॉज हेपेटाइटिस ए, वो हेपेटाइटिस ए कराता है। हेपेटाइटिस बी वायरस कैन कॉज हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस कैन कॉज हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी वायरस कैन कॉज हेपेटाइटिस डी, और नेक्स्ट देखिए हेपेटाइटिस ई वायरस कैन कॉज हेपेटाइटिस ई। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स आप लोगों ने याद रखने हैं, एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ समवन से कि आई हैव हेपेटाइटिस ए, तो वो हेपेटाइटिस किसने काज की होगी, हेपेटाइटिस ए वायरस ने, मतलब उस वायरस का नाम भी ए वायरस है। हेपेटाइटिस बी इज काज बाई हेपेटाइटिस बी वायरस। ये सारे के सारे वायरसेस है। तो इफ दीज हेपेटाइटिस कम इन द एग्जाम दे ऑल आर इज अ ग्रुप नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। कभी कभार अल्कोहल लेने की वजह से अल्कोहल कैन डैमेज द लिवर बैडली। अगर अल्कोहल की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। तो अल्कोहल इन्फेक्शियस काज है कि नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। तो यहाँ पहले के अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अगर एक बंदा क्रोनिक अल्कोहलिक है, ठीक है, वो बहुत टाइम से अल्कोहल ले रहा है, तो हेपेटाइटिस होगा बार बार, और उस हेपेटाइटिस की वजह से द लिवर सेल बिकम बैडली डैमेज, और वो जब डैमेज हो जाते हैं दिस पेशेंट लीड टू CLD, और CLD लेटर कैन लीड टू सीरोसिस। तो इन पेशेंट्स को सीरोसिस होता है बिकॉज इन दीज पीपल देयर इज रिकरेंट अटैक्स ऑफ हेपेटाइटिस। लेकिन अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस को हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। कभी कभार हेपेटाइटिस होता है आयरन ओवरलोड की वजह से। आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड का मतलब ये है अगर बॉडी के अंदर आयरन की लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो एक्सेस में जाकर एबनॉर्मली लीवर के सेल पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसको हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेस आयरन ओवरलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उनमें से एक सेल क्या है, हेपेटोसाइट है। अगर हेपेटोसाइट के ऊपर आयरन ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए इट विल डैमेज द लिवर सेल लीडिंग टू हेपेटाइटिस। ये भी इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस है। नेक्स्ट देखिए कॉपर ओवरलोड, कॉपर ओवरलोड हो सकती है, कॉपर ओवरलोड। कॉपर ओवरलोड कंडीशन इज आल्सो नोन एज विल्सन डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं, विल्सन डिजीज। इसका मतलब ये है कि इन सम डिजीजेज देयर इज एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कॉपर, इट इज अ मेटल। ये भी अगर लीवर सेल पे ज्यादा देर तक डिपोजिट रहा इट कैन डैमेज द लीवर सेल लीडिंग टू नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। नेक्स्ट लिखे सम ड्रग्स कैन डैमेज द लीवर, क्योंकि बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती है जिसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है, लीवर में। तो अगर ड्रग्स हम ज़्यादा ले ले, मतलब पॉइजनिंग की केसेस में, तो सम ड्रग्स आर हेपेटोटॉक्सिक, वो लीवर को डैमेज कर सकते हैं। देखिए हम कहते हैं ना कुछ ड्रग ईयर को डैमेज करते हैं, वो क्या होते हैं, ओटोटॉक्सिक। कुछ ड्रग्स होते हैं जो हार्ट को डैमेज करते हैं, कार्डियोटॉक्सिक। सम आर नेफ्रोटॉक्सिक, सम आर हेपेटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, सम आर hepatotoxic. Those drugs which can damage the liver they are called of hepatotoxic drug. तो लेके ड्रग्स,
सम ड्रग्स आर वेरी 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 डेंजरस टू दी लीवर। और कभी कभार पॉइजनिंग केसेस में टॉक्सिन्स वगैरह आ सकती है कि नहीं, टॉक्सिन्स की वजह से भी लीवर डैमेज के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल बात यह है कि अगर लीवर सेल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, चाहे वो इन्फेक्शियस काज से हो या नॉन इन्फेक्शियस, इसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। फिर हमने ये देखना होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो वायरस ने की है या अदर देन वायरस। दोज हेपेटाइटिस विच इज काज्ड बाय डिफरेंट वायरसेस दे आर कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। और वो हेपेटाइटिस जो नॉन वायरल काजेस की वजह से हो जाए, विच मे बी एनीथिंग, दे आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इन सब में से इंपोर्टेंट कौन सा आप लोगों को लेकर आए? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ठीक है, ओके। अब लिखे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस को डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जामिनर जो एमसीक्यूज पूछेगा या इस तरह आप लोग काम करेंगे अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, तो आप लोग को ये पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, तो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लिखे। मोस्ट कॉमन वायरल हेपेटाइटिस इज, हाँ जी, मोस्ट कॉमन वायरल हेपेटाइटिस, आंसर इज हेपेटाइटिस ए। ठीक है, मतलब वायरल हेपेटाइटिस कितने हैं? 5, ए बी सी डी ई। उन सब में से अगर मोस्ट कॉमन हो सकता है हेपेटाइटिस ए। ठीक है, विच इज काज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस, so that is the most common one, hepatitis A। क्लियर है? नंबर 1। नंबर 2, most common viral hepatitis in, देखिए वर्ड रिमोट एरिया। व्हाट इज रिमोट एरिया? बैकवर्ड एरिया, गांव वगैरह के अंदर। ठीक है, मतलब वो लोग जो देहात में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिमोट एरिया। एग्जाम में अगर आ जाए कि एक पेशेंट है वो हॉस्पिटल में लाया गया था, मतलब सिटी हॉस्पिटल में, फ्रॉम रिमोट एरिया, उसके अंदर मोस्ट लाइकली हेपेटाइटिस ई होता है। कौन सा? हेपेटाइटिस ई। एच ई, हेप ई, हेप ई स्टैंड फॉर हेपेटाइटिस ई। So the most likely hepatitis from remote area people, that is hepatitis E virus infection. Next question, most lethal hepatitis in pregnancy। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसमें हेपेटाइटिस हो जाए, लेकिन ऐसा हेपेटाइटिस जो उस फीमेल के लिए ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता हो। लीथल मीन डेंजरस, एनीथिंग विच इज लाइफ थ्रेटनिंग टू द बॉडी। इसका मतलब जिसमें जान जाने की खतरा हो। लीथल, लीथल मीन डेंजरस। द डेंजरस हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी अगेन इन हेपेटाइटिस ई, वो हेपेटाइटिस ई है। ओके, अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज याद रखना है। ठीक है, जो लोग गलत कर देते हैं, कभी कभार एग्जामिनर ये कहता है कि 32 वीक प्रेगनेंसी है, 34 वीक प्रेगनेंसी है, या कोई भी वीक का प्रेगनेंसी हो, उसमें मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस अगर आ जाए, आंसर इज ए, आंसर इज ए। लेकिन अगर आ जाए कि प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट लीथल कौन सा है, आंसर इज ई। इसमें लीथल वर्ड इंपोर्टेंट है। तो इसका मतलब कि अगर 100 फीमेल है और 100 में से हेपेटाइटिस है, उन 100 में के हेपेटाइटिस 80% कौन सा होगा? ए होगा। तो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो, सब में है, कॉमन है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के अंदर लीथल हेपेटाइटिस का वर्ड आ जाए, आंसर इज ई। तो मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में कौन सा है? ए है, बट मोस्ट डेंजरस कौन सा है? वो ई है। इसमें ये फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच हेपेटाइटिस वायरस इज डीएनए वायरस। हाँ जी, देखिए कुछ वायरसेस होती है, दे आर कॉल्ड आरएनए वायरस। मतलब कुछ वायरस के अंदर डीएनए में, सॉरी न्यूक्लियस में क्या होता है? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कुछ वायरसेस के अंदर न्यूक्लियस में क्या होती है? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है,
So some viruses contain RNA is a genetic material, but some viruses contain DNA. So all hepatitis viruses, हेपेटाइटिस ए से लेके ई तक सारे के सारे RNA वायरसेस है, लेकिन इनमें से एक क्या है? DNA वायरस, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ DNA वायरस, लेकिन A, C, D एंड E दे आर कॉल्ड हेपेटाइटिस RNA वायरसेस, और DNA वायरस इज मच मोर डेंजरस देन RNA वायरसेस। इसलिए हेपेटाइटिस बी इट विल बी स्टे इन द बॉडी फॉर मंथ्स टू ईयर्स, मतलब ये है कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है। लेकिन जो ए और ई है ये क्या है? एक्यूट हेपेटाइटिस है। ये आते भी जल्दी है, जाते भी जल्दी है, लेकिन ये बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म में रहता है और ये बॉडी के अंदर सीरोसिस करा सकता है, लॉन्ग रन में ये कैंसर में भी जा सकता है, क्योंकि ये कौन सा वायरस है? DNA वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके, विच वायरस most commonly transmitted through sexual contact। ठीक है, ये भी याद रखना है, वो कौन सा वायरस है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से एक दूसरे से ज्यादा लग सकता है, बहुत ज्यादा। अगेन दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी इज द लीडिंग वायरस विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट। अनप्रोटेक्टेड सेक्स या पुअर हाइजीनिक सेक्स के जरिए एक कपल से दूसरे कपल में हेपेटाइटिस बी वायरस क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखें, विच वायरस, विच हेपेटाइटिस occur only in the presence of हेपेटाइटिस बी। हाँ जी, MCQs ये है कि वो कौन सा हेपेटाइटिस है कि वो तब तक नहीं होगा जब तक पेशेंट में क्या ना हो? हेपेटाइटिस बी। तो विच हेपेटाइटिस कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी? दैट इज हेपेटाइटिस डी। वो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस डी। तो यहाँ पे लेके हेप डी, हेपेटाइटिस डी को ये डी इसलिए कहते हैं, इट इज अ डिफेक्टिव हेपेटाइटिस। डिफेक्टिव इसलिए है कि ये खुद डिफेक्टिव है, लेकिन इट विल बी देयर व्हेन देयर इज प्रीवियसली हेपेटाइटिस बी इन द पेशेंट। तो अगर किसी को हेपेटाइटिस डी हो, इसका मतलब कि इस पेशेंट को पहले से क्या है? हेपेटाइटिस बी भी है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की मौजूदगी में जो हेपेटाइटिस हो सकता है वो हेपेटाइटिस डी होता है। क्लियर है? इसके नीचे नेक्स्ट MCQs, विच हेपेटाइटिस मोस्टली प्रोग्रेस टू सिरोसिस। वो कौन सा हेपेटाइटिस है अगर उसको हम ट्रीट ना करें इट विल गोइंग टुवर्ड सिरोसिस ऑफ लीवर? आंसर इज हेपेटाइटिस सी। सी फॉर सी, सिरोसिस। तो सिरोसिस अगर कोई हेपेटाइटिस करा सकता है क्विकली, दैट विल बी हेपेटाइटिस सी। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट यू पीपल शुड नो बिफोर हेपेटाइटिस चार्ट। ये वन लाइन MCQs क्वेश्चन है सारे, और इनमें से एग्जामिनर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो देखिए मोस्ट कॉमन ओवरऑल कौन सा है? हेपेटाइटिस ए है। प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा है? ए है। ए मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में भी क्या है? ए, लेकिन मोस्ट लीथल क्या है? वो ई है। वेरी गुड। विच हेपेटाइटिस इज अ DNA वायरस? बी। विच वायरस रिक्वायर्ड हेपेटाइटिस बी? आंसर इज डी। विच वायरस कैन प्रोग्रेस टू सिरोसिस? सी। और विच हेपेटाइटिस कैन ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट? हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, अब हेडिंग दे हेपेटाइटिस चार्ट। हम एक चार्ट ड्रा करेंगे या डायग्राम ड्रा करेंगे और इसके जरिए हम सब हेपेटाइटिस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हेपेटाइटिस के लिए एक चार्ट ड्रा करते हैं।